नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेता अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई देशद्रोही कह रहा है, कोई सबसे बड़ा आतंकवादी कह रहा है, तो कोई जीभ काटने पर 11 लाख रुपए का इनाम घोषित करता है। इसको लेकर कांग्रेस ने कहा है कि इस देश के नेता विपक्ष के लिए जिन शब्दों का प्रयोग बीजेपी के नेता और उनके घटक दल कर रहे हैं, ऐसी हिंसक बातों के पीछे किसका हाथ है, इन्हें किसका संरक्षण प्राप्त है। देश के नेता विपक्ष के लिए ऐसी हिंसक बातों को लोकतंत्र में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह इन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं तो साफ है ये उनके इशारे पर ही किया जा रहा है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी नेता और केंद्र सरकार में मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर प्रतिक्रिया दी। रवनीत सिंह बिट्टू ने रविवार को बिहार के भागलपुर में राहुल गांधी को देश का सबसे बड़ा दुश्मन और आतंकवादी कहा था। उनके इस बयान पर प्रमोद तिवारी ने कहा कि शर्म आती है मुझे कहते हुए कि मोदी सरकार में इतना घटिया बयान देने वाला आदमी कैबिनेट में मौजूद है। रवनीत सिंह बिट्टू पर आरोप लगाते हुए प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये जयचंद की तरह हैं, उनको कुछ कीमत दे दो और गद्दारी करा दो। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी का शरीर छलनी हुआ था। राहुल गांधी के पिता के टुकड़े हो गए ताकि देश के टुकड़े ना हो। राहुल गांधी ने आतंकवाद की पीड़ा क्या होती है इसे झेला है। राहुल गांधी को लेकर लगातार अभद्र और विवादित बयान दिए जा रहे हैं। अब इसी कड़ी में शामिल हुए हैं शिंदे की शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को 11 लाख का इनाम दूंगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। आरक्षण खत्म करने की भाषा उनके मन में आई, कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी के 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में गिरता रुपया, बढ़ती महंगाई, जो रुपया 2014 में 58 प्रति डॉलर पर था, आपने उसे 84 प्रति डॉलर पर पहुंचा दिया है। विदेशी निवेश लगातार गिर रहा है। विदेशी निवेशकों को आपकी योजनाओं पर कोई भरोसा नहीं है। बेरोजगारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। टोल टैक्स 15% बढ़ा दिया गया है। सीएनजी का दाम बढ़ा दिया गया है। कमर्शियल एलपीजी का दाम बढ़ा दिया गया है। आटा, दाल, दूध सब महंगा किया गया। मिडिल क्लास पर एलटीसीजी इंडेक्सेशन की मार, ऐसी कोई चीज नहीं आपने जिसके दाम ना बढ़ाए हों। ये मोदी सरकार में महंगाई का फलसफा है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने को लेकर, यानी एक देश एक चुनाव को लेकर मोदी सरकार एक्टिव हो गई है। इसे इसी कार्यकाल के भीतर लागू किया जाएगा। सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने ये जानकारी दी। सरकार को एनडीए के सभी राजनीतिक दलों से समर्थन की उम्मीद है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि सामान्य जनगणना प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू होगी। देश में 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्तमान संविधान के तहत ये संभव नहीं है। इसके लिए कम से कम 5 संवैधानिक संशोधन की जरूरत है। बता दें, खबर चल रही है कि मोदी सरकार इसी कार्यकाल में एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करेगी। इसी पर बोलते हुए चिदम्बरम ने कहा कि मोदी के पास उन संवैधानिक संशोधनों को लोकसभा या राज्यसभा में रखने के लिए पर्याप्त संख्या है ही नहीं, बहुमत नहीं है। बता दें, चुनाव में बीजेपी के नेताओं का कहना था कि 400 सीटों से अधिक लेकर आएंगे। कुछ नेताओं ने यह भी कहा था कि 400 सीटें संविधान बदलने के लिए जरूरी हैं और विपक्ष ने इसी को बड़ा मुद्दा बना दिया था। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को बहुमत भी नहीं मिला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टरों को एक बार फिर से सोमवार को बातचीत के लिए बुलाया है। ये जानकारी राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत ने पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट को ईमेल के जरिए दी। मेल में पंत ने जूनियर डॉक्टरों के प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री के कालीघाट स्थित आवास पर आने को कहा है। उन्होंने लिखा कि बैठक 5 बजे होगी और डॉक्टर 15 मिनट पहले वहां पहुंच जाएं। पंत ने लिखा है, ये 5वीं बार और अंतिम बार है जब हम आपको मुख्यमंत्री से चर्चा करने बुला रहे हैं ताकि खुले मन से वार्ता हो सके। लेकिन पंत ने स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री की इस मुलाकात की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी और ना ही वीडियोग्राफी होगी। उन्होंने कहा कि बैठक के मिनट्स डॉक्टरों के प्रतिनिधियों से साझा किए जाएंगे। बता दें, शनिवार को भी ममता बनर्जी ने डॉक्टरों को बात करने के लिए बुलाया था। डॉक्टरों के प्रतिनिधि उनके आवास पर भी गए थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री के साथ चर्चा के लाइव प्रसारण की मांग कर रहे थे। इस वजह से मीटिंग नहीं हो पाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिन में इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके हैं और अब उपराज्यपाल वी के सक्सेना से मिलने का समय मांगा है।
उपराज्यपाल ने उन्हें कल शाम 4:30 बजे मिलने का समय दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता उपराज्यपाल से मुलाकात के दौरान अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। नितिन गडकरी ने पहले कहा था कि विपक्षी दल के किसी नेता ने उन्हें पीएम बनने का ऑफर दिया था। अब उन्होंने दूसरा बयान दिया है। गडकरी से पूछा गया कि आप उन भाजपा नेताओं में से एक हैं जो विपक्ष को दुश्मन या राष्ट्र विरोधी नहीं मानते। उस संदर्भ में क्या एक मजबूत विपक्ष राजनीति के लिए बेहतर है या पहले ये बेहतर था जब सदन में भाजपा का दबदबा था? इस पर गडकरी ने कहा कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम लोकतंत्र की जननी हैं और लोकतंत्र के 4 स्तंभों में न्यायपालिका, मीडिया, विधायिका और कार्यपालिका हैं और लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। कार या ट्रेन के पहियों की तरह दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और इनका संतुलित होना जरूरी है। हमारा सौभाग्य है कि हम विपक्ष में रहे और अब सरकार में भी हैं। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही वो भावना है जो हमारे पास होनी चाहिए। विपक्ष का काम ही जोर से चिल्लाना है। मजबूत विपक्ष लोकतंत्र के लिए अच्छा है। हमें साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। आरएसएस के खास आदमी माने जाने वाले नितिन गडकरी से बीजेपी और आरएसएस के मतभेदों और जेपी नड्डा के बयान के बारे में पूछा गया। उनसे पूछा गया कि पिछले कुछ सालों में भाजपा इतनी बड़ी हो गई है कि उसे किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुलेआम कहा था कि भाजपा को अब आरएसएस के सहारे की जरूरत नहीं है। लगता है कि आरएसएस कभी भाजपा के लिए बोझ बन जाता है तो कभी संपत्ति। नड्डा जी ने कहा था कि भाजपा और आरएसएस को अपना अपना काम करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? इस पर गडकरी ने कहा कि मैं समझता हूं कि आपने पहले ही बहुत अच्छी बात कह दी है और मुझे इस पर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के शुरू होने से पहले ही बीजेपी में एक नई हलचल पैदा हो गई है। दरअसल बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व गृह मंत्री रहे अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश कर दी है। अनिल विज ने कहा कि मैं हरियाणा में बीजेपी का सबसे सीनियर विधायक हूं। मैं 6 बार चुनाव लड़ चुका हूं और जीत चुका हूं। मैं अब 7वीं बार चुनाव लड़ रहा हूं। अनिल विज ने कहा कि मैंने आज तक अपनी पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा है, लेकिन इस बार हरियाणा की जनता के कहने पर अपनी वरिष्ठता के दम पर मुख्यमंत्री पद का दावा पेश करूंगा। उन्होंने बयान दिया कि बनाना या ना बनाना यह आलाकमान का काम है, लेकिन अगर मुझे सीएम बनाया जाता है तो मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा। हालांकि अनिल विज के इस बयान और मांग पर बीजेपी हाईकमान ने अपनी असहमति जता दी है। अनिल विज के इस बयान पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नायब सिंह सैनी हरियाणा में एक लोकप्रिय नेता हैं। वो राज्य में पार्टी का चेहरा हैं और उनके ही नेतृत्व में बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। नागालैंड सरकार ने 28 सितंबर को कोहिमा में प्रस्तावित गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा को अनुमति नहीं देने का फैसला किया है। यह यात्रा देश भर में गौ हत्या पर प्रतिबंध को बढ़ावा देने के लिए है और 28 सितंबर को कोहिमा पहुंचने वाली है। वहीं बीजेपी नागालैंड की जिला इकाई ने इस यात्रा का विरोध किया है। बीजेपी के लेटर हेड पर कहा गया है कि नागा रीति रिवाजों में मां को जानवर के बराबर मानना परिवार और समाज में मां का अनादर और अपमान है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि नागा लोगों की पारंपरिक खान पान की आदतों पर प्रतिबंध लगाने का कोई भी प्रयास न केवल तानाशाही है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और जीवन शैली का भी अनादर है। इस लेटर को बीजेपी नागालैंड ने रीट्वीट भी किया है। रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप रविवार को एक हमले में बच गए। वो सुरक्षित हैं। सीक्रेट सर्विस ने फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में अपने कोर्स पर गोल्फ खेलते समय हत्या के स्पष्ट प्रयास को विफल कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि कई सीक्रेट सर्विस एजेंटों ने गोल्फ कोर्स के पास झाड़ियों में एक बंदूकधारी पर गोलीबारी की। जहां ट्रंप खेल रहे थे वहां से कुछ 100 गज की दूरी पर उसे देखा गया था। CNN, फॉक्स न्यूज और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अज्ञात अधिकारियों का हवाला देते हुए संदिग्ध की पहचान हवाई के 58 वर्षीय रयान वेस्ले रॉथ के रूप में की है। म्यांमार में हयागी तूफान की वजह से आई बाढ़ में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। म्यांमार में सत्तारूढ़ सेना के प्रवक्ता जॉ मिन टुन ने कहा कि 113 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 64 लोग लापता हैं। वहीं स्थानीय रिपोर्टों की माने तो मौतों का आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।